आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का सोशियोलॉजी का किताब भारतीय समाज और इसका दूसरा अध्याय देखते हैं भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। दरअसल जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाती है। जनसांख्यिकी का इंग्लिश होता है डेमोग्राफी और इसे जनांकीकी भी कहा जाता है। और यह डेमोग्राफी इंग्लिश शब्द है और यह यूनानी भाषा का शब्द डेमोग्राफी से बना है। डेमोग्राफी अंग्रेजी शब्द है और यह यूनानी भाषा के शब्द से बना है डेमोस से। डेमोस और ग्राफिन से। डेमोस का अर्थ हुआ जनता और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो इसका अर्थ हुआ लोगों का वर्णन। लोगों को कैसा वर्णन? तो इस जनसांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग व्यक्ति के जनसंख्या के सभी प्रकार के वर्णन की बात करते हैं। इसमें दो प्रकार की वर्णन की बात होती है। एक आकारिक जनसांख्यिकी फॉर्मल डेमोग्राफी और एक सामाजिक जनसांख्यिकी। तो अगर हम जनसांख्यिकी में क्या करते हैं? जनता की गणना करते हैं, कितने लोग हैं इसको, और इनके साथ साथ उनकी स्थिति क्या है, उनके घर में क्या क्या है, क्या क्या सुविधा है। तो यही सब बातों को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर आप देखते होंगे यदि कभी जनगणना करने वाले यदि आपके घर कभी पर आते हैं तो वहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं, जन्म की क्या स्थिति है, मृत्यु की क्या स्थिति है, कितने लोग की मृत्यु कब हुई। तो ये सब की ही बातें इनके अंतर्गत आती है। या इसके बाद हम लोग यह भी देखते हैं, यह भी गणना कर पाते हैं कि समाज में, देश में हर स्तर पर पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की क्या संख्या है। और अगर हम यहाँ पर आकारिक जनसांख्यिकी की बात करें तो यहाँ पर हम जनसंख्या के आकार का बोध लगा करते हैं, यानी कि मात्रा का अनुमान लगाते हैं, गिनती करते हैं। मात्रा मतलब संख्या कितनी है। और वहीं सामाजिक जनसांख्यिकी की जब बात होती है तो वहाँ पर हम लोग उनके सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष आदि का अध्ययन करते हैं और एक तरह से गिनती करते हैं, जनगणना करते हैं या सर्वेक्षण इसको भी कहते हैं। और इस तरह एक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इस आंकड़े को एकत्र करने के बाद सरकार को अपनी नीति बनाने में, नीति को क्रियान्वित करने में काफी अधिक सुविधा होती है। उसे अपने जो जनता है इसके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में भी पता चलता है कि इनकी क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं। तो इसके बाद वे अच्छा से एक योजना का निर्माण सरकार कर पाते हैं। समाज शास्त्र के विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो यह जनसांख्यिकी का अध्ययन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब समाज शास्त्र का उद्भव हुआ अपने आरंभिक दौर में तो उसका श्रेय जनसांख्यिकी को ही जाता है। और यह भी समझ लें कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो प्रक्रियाएं एक साथ घटित हुई। पहला था कि राष्ट्र राज्य की कंसेप्ट की अवधारणा विकसित होना। यह राष्ट्र राज्य की अवधारणा पहले नहीं थी। और दूसरी बातें हुई आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। और यही सांख्यिकी की शुरुआत बाद में आगे चलकर आधुनिक किस्म के जो राज्य हुए वहां फिर अपनी भूमिका और कार्यों का निर्वहन किया। जैसे कि जो अपने आरंभिक दौर में था इसकी आवश्यकता महसूस हुई
चाहे वो कानून व्यवस्था के संदर्भ हो, कृषि के संदर्भ में हो, उद्योग के संदर्भ में हो, राजस्व के संदर्भ में हो, तो शासन व्यवस्था में सबों ने सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे राज्य के कार्यकलाप में वृद्धि होती चली गई और इसके लिए सामाजिक आंकड़ों की आवश्यकता पड़ी, ताकि वो जब सुव्यवस्थित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके बाद सही तरीके से, कारगर तरीके से कोई भी नीति नियम क्रियान्वित की जा सके। और इस संदर्भ में जनगणना की जब बात होती है तो इसका आधुनिक रूप 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में दिखता है और अमेरिका में 1790 ईस्वी में जनगणना हुई थी सबसे पहली बार। और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक किस्म की यह पहली जनगणना थी, 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी और बाद में इसी पद्धति को यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपना लिया गया। और भारत में आप जानते हैं कि उस दौरान अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले 1867 से 72 के बीच जनगणना करवाया था और 1867 से 72 के बाद फिर 1881 ईस्वी में जनगणना हुई थी। 1891 के बाद लगातार प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का काम होते आ रहा है। 81, 91, 2001, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, फिर 2001, फिर 2011 और 2011 के बाद 2021 की जनगणना होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। 2021 की जनगणना कहीं न कहीं कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है। वर्तमान समय में 2011 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के आसपास थी। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान समय में देश की आबादी 1 अरब 38 करोड़ के आसपास होगी। और विश्व भर में आप जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद दूसरे स्थान पर विश्व भर में भारत का स्थान आता है। हालांकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वहां नियमित रूप से जनगणना नहीं कराया जाता है। लिए गए तो कहीं न कहीं नीतियां बनाने में सरकार को इससे सुविधा मिली, आर्थिक विकास की बात हो या समान रूप से जन कल्याण की बातें हो, तो इससे लाभ की स्थिति तो हुई। लेकिन जब सामाजिक आंकड़ों को इकट्ठा किया गया तो कहीं न कहीं यह समाज शास्त्र विषय के लिए एक संभावनाएं का आधार एक प्रस्तुत किया गया और यह एक प्रकार का योजना बनाने के साथ साथ लोग किन बातों से प्रभावित होते हैं, किन किन क्षेत्र में रहते हैं, क्या उनकी स्थिति है, आदि बातों के लिए भी, और कौन सी सामाजिक परिघटनाएं जिम्मेवार होती है किसी भी चीज के लिए, यह भी समाज शास्त्र के नजरिए से महत्वपूर्ण साबित हुआ। यदि हम मृत्यु दर की बात करें तो ये 1000 की जनसंख्या के पीछे इसका एक अनुपात लगाया जाता है कि उसकी कितना स्थिति है। लेकिन समाजशास्त्री ये नजरिए से देखा जाए तो कोई मृत्यु या आत्महत्या ही क्यों न हो, यह एक सामाजिक परिघटनाओं का रूप समझा जाने लगा। और जैसे कि एक विद्वान आपको आगे मिलेंगे, एमाइल दुर्खिम, तो वे कहते हैं कि व्यक्ति यदि आत्महत्या भी करता है तो कारण सिर्फ वही नहीं होता है, इसका कारण समाज में ढूंढना पड़ेगा। इसका कारण समाज में होता है, सामाजिक घटनाएं होती है जो कि उसको विवश करती है, और आत्महत्या के लिए तो समाज जिम्मेवार है। ये अलग बात है कि सभी आत्महत्या, अगर 1 लाख लोगों की आत्महत्या की स्थिति देखी जाए तो सबों का कारण अलग अलग होता है, लेकिन इन सब के पीछे समाज है और ये समाज इसके लिए जिम्मेवार भी है। और कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि जनसंख्या से लोगों की संख्या का तो हम पता लगाते हैं, के साथ साथ
जो परिवर्तन हो रहे हैं जनसंख्या के, तो इसका भी हम विश्लेषण करने में समर्थ हो पाते हैं।